लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा कि किसी वेक्टर को हम एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे उसका भी आइडिया लिया था। आज इस कंपोनेंट को और अच्छी तरह से समझेंगे जिससे कि तुम इस तरह के फॉर्म में जब भी कभी वेक्टर आए तो तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगे, वेक्टर से डर ना लगे, ये हम इस चैप्टर के लास्ट तक अश्योर करेंगे। तो फर्स्ट क्लास में हमने बेटा क्या सीखा था? दैट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड विद हेल्प ऑफ एन एरो। लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर हेड गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब कंपोनेंट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हम एक ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग की हेल्प से टाई करेंगे और उसको पुल करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे उस पर, और तुम्हें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक थ्रेड की हेल्प से मैंने इस ऑब्जेक्ट को टाई कर लिया है और अब मैं जो फोर्स लगाऊंगी वो देखो एक एरो की हेल्प से दिखा रही हूं कि जो फोर्स इस थ्रेड के अलोंग लगेगा वो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है। इस तरह से स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा और हम लोग इसके मोशन को ध्यान से देखें तो ये हमारे प्लेन ऑफ पेपर में चल रहा है, जबकि मैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रही हूँ। देखो मैं फोर्स एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एक एंगल पर टिल्टेड लगा रही हूँ। पर ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि फोर्स तो मैं इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ लेकिन ऑब्जेक्ट चल रहा है एट द प्लेन ऑफ द पेपर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जबकि फोर्स किसी एंगल थीटा पर लग रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन हम कंपोनेंट को समझने के लिए यूज करेंगे। कंपोनेंट का मतलब क्या है? तो देखो मैंने 10 न्यूटन के फोर्स को एक स्केल की हेल्प से इस एरो से रिप्रेजेंट किया। स्केल की हेल्प का मतलब ये देखो, मैंने कहा कि 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 10 न्यूटन शुड बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो मैंने एक एरो बनाया जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रही हूं वो भी 5 सेंटीमीटर का। तो अब ये जो एरो 5 सेंटीमीटर का मैंने बनाया ये मेरे 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को और हेड इसके डायरेक्शन को। फिर मैंने इसके हेड से जिस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा था उस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, क्योंकि मैं ये समझना चाह रही हूं कि फोर्स अगर मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूं तो ये इस डायरेक्शन में क्यों चल रहा है। तो जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो देखो हमें ये लेंथ मिली और हम जान चुके हैं कि ये लेंथ कहलाती है इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन या कंपोनेंट। मैंने इस लेंथ को मेजर किया स्केल से तो इसकी वैल्यू आई 4.3 सेंटीमीटर। तो मैंने 10 न्यूटन को जिस स्केल से ड्रॉ किया था उसी स्केल से 4.3 सेंटीमीटर की लेंथ को न्यूटन में कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे पता करना था कि क्या इस डायरेक्शन में इस फोर्स का कुछ पार्ट अप्लाइड है इस ऑब्जेक्ट पर जो इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में चलने के लिए फोर्स कर रहा है। तो 2 न्यूटन को हम 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन, सो 4.3 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 4.3 इंटू 2, दैट इज 8.6 न्यूटन। तो अब इस बात को ध्यान से समझो कि जो फोर्स हमने 30 डिग्री एंगल पर हॉरिजॉन्टल से लगाया था उसका 8.6 न्यूटन पार्ट एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इफेक्टिव था और वो इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुल कर रहा था। और बचे हुए पार्ट के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन हम पहले इस कंपोनेंट को निकालने का ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड भी सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड क्या कहता है कि हम इस ट्राइंगल पर फोकस करेंगे। ये ट्राइंगल है OAB। अब इस ट्राइंगल में OA लेंथ क्या है? 10 न्यूटन फोर्स को लेंथ के फॉर्म में ही तो रिप्रेजेंट किया है। और OB लेंथ क्या है? ये लेंथ इसके कंपोनेंट को यानी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही जो इस डायरेक्शन में इफेक्टिव है। तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इस ट्राइंगल में कैसे रिलेटेड है? दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये 90 डिग्री एंगल है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है?
बेस जिसे हम x कंपोनेंट ऑफ फोर्स F कह रहे हैं, और हाइपोटेनस यानी इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। और देखो मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंटेड है, फोर्स F इन बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस, ये है फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की लेंथ अपॉन हाइपोटेनस की लेंथ इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस 30। और अगर इससे हम ड्रॉ करें तो x कंपोनेंट कैन बी रिटन एज दिस कंपोनेंट, दिस मैग्नीट्यूड इनटू cos 30। देखो cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो फोर्स कितना अप्लाई किया था 10, cos 30 कितना √3/2। इसको जब सॉल्व किया तो हमारी आंसर आई 8.66 न्यूटन। अब तुम सोचो, मैंने ट्रिग्नोमेट्री से इस लेंथ को कैलकुलेट किया तो F cos theta is the same value which I have found from conversion of the length with help of scale। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपोनेंट को निकालने का एक ट्रिग्नोमेट्रिक तरीका भी है और एक बड़ा और लंबा तरीका है जिसमें हम लेंथ और वेक्टर क्वांटिटी के बीच एक स्केल लेते हैं और इस स्केल की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट के उस क्वांटिटी के वेक्टर फॉर्म को बनाते हैं और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और फिर ये लेंथ उस कंपोनेंट को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। लेकिन दूसरा आसान तरीका ट्रिग्नोमेट्रिक तरीका है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ट्राइंगल से सीधे इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो कंपोनेंट को दो तरीके से निकाल सकते हैं और कंपोनेंट का मतलब, अब जरा इस पर भी थोड़ा सा गौर करो। जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा था वो इस डायरेक्शन में, लेकिन ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा था, तो जिस इफेक्टिव फोर्स से, इस फोर्स के जिस पार्ट से ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा था वो इफेक्टिव फोर्स इसी मेन फोर्स से तो आ रहा था, ड्रॉ हो रहा था। तो जो फोर्स का पार्ट इस डायरेक्शन में जिधर मोशन हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स का जो पार्ट इफेक्टिव था उसे हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कंपोनेंट का मतलब है वेक्टर क्वांटिटी का वो पार्ट जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इफेक्टिवली ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है। कंपोनेंट फिजिक्स का हिस्सा है लेकिन उसकी वैल्यू हम मैथमेटिक्स की हेल्प से निकाल रहे हैं। तो इस सारे डिस्कशन को मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। तो अब ये बात समझ में आई कि डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो कंपोनेंट काम कर रहा था वो F cos थीटा था, है ना। लेकिन F cos थीटा तो 8.66 न्यूटन ही था और फोर्स अप्लाई हमने किया था 10 न्यूटन। तो फिर बचा हुआ पार्ट कहाँ गया, उसको भी जरा देखो। बचा हुआ पार्ट इस डायरेक्शन में एप्लीकेबल है। अगर हम इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ये वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये वैल्यू आपकी आएगी 5 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर। कैसे कह रही हूँ 2.5 सेंटीमीटर? देखो इस ट्राइंगल को फिर से एक बार देखो। जब मैंने इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो मुझे वो कंपोनेंट मिला जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में था। अगर मैं इस वेक्टर के हेड से इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो मुझे इस फोर्स का वो पार्ट मिलेगा जो वर्टिकल डायरेक्शन में इफेक्टिव है, एक्टिव है। और वो पार्ट कितना है वो हम ट्रिग्नोमेट्री से निकालेंगे। अब जब हमें छोटा रास्ता पता है तो हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करके वापस से कन्वर्जन क्यों करेंगे न्यूटन में। तो इस लेंथ को देखो ट्राइंगल के और इस लेंथ को देखो, दोनों सेम है। तो ये लेंथ पता चल जाएगी, मतलब ये कंपोनेंट पता चल जाएगा अगर मैं ये वाला कंपोनेंट इस ट्राइंगल से निकाल लूँ। तो ए बी लेंथ उस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है जो वर्टिकली एक्टिव है। तो ए बी लेंथ कैसे निकलेगी, जैसे ओ बी लेंथ निकली थी। ओ बी लेंथ निकली थी बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू cos 30, इस ट्राइंगल में किया था। तो ए बी लेंथ निकलेगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू sin 30। सो ए बी लेंथ इज इक्वल टू ओ ए sin 30, यानी ए बी जिसे हम y डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में अपने अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन का कंपोनेंट कह सकते हैं, वो हो जाएगा
OA मतलब फोर्स F साइन 30 और F साइन 30 की वैल्यू आएगी 10 साइन 30 मतलब 5 न्यूटन। तो अब 10 न्यूटन अप्लाई किया था, उसमें से एक पार्ट 8.66 न्यूटन वो मोशन की डायरेक्शन में अप्लाइड है और 5 न्यूटन वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाइड है। अब तुम पहली चीज तो ये समझो कि ये वेक्टर एडिशन है, ये 5 + 5 10 नहीं है, 2 + 2 4 नहीं है। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इन्वॉल्व हैं। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, रिजॉल्व करना इसको कहते हैं, कंपोनेंट में बांट देना एक फोर्स को। तो हम इसमें जब फोर्स को कंपोनेंट में बांट रहे हैं तो वो 8.66 न्यूटन और 5 न्यूटन आ रहा है। आप इसे ऐड करके 10 न्यूटन नहीं पा सकते, तो स्केलर नहीं है ये बात इस पॉइंट से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, ये स्केलर का हमने डिवीजन नहीं किया था कि अगर मैंने 8.66 न्यूटन इधर की ओर कैलकुलेट किया था तो इधर 10 - 8.66 आता, नहीं, इधर 8.66 न्यूटन इफेक्टिव है, इधर 5 न्यूटन इफेक्टिव है। और ये 5 न्यूटन क्या कर रहा है, ये 5 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस कर रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे रखा है तो एक तो रेड एरो जो इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है और दूसरा इस सरफेस का रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर, ये दोनों मिलकर इसके वेट को बैलेंस कर रहे हैं। ये 50 ग्राम का वेट है ना, तो इसके वेट को ये दोनों फोर्सेस मिलकर बैलेंस कर रहे हैं। तो अब ये समझो कि किसी भी फोर्स को आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, बांट सकते हैं, और जिस डायरेक्शन में आप उसका पार्ट, इफेक्टिव पार्ट पता करना चाह रहे हैं, उस डायरेक्शन के लिए आपको एक ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा और उस ट्राइंगल में देखना पड़ेगा कि कॉस पार्ट, कॉस इसको कहते हैं कॉस कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में या साइन कंपोनेंट है। तो आमतौर पर रूल हमेशा इस ट्राइंगल में देखोगे कि रूल क्या रहता है कि जो कंपोनेंट अप्लाइड फोर्स या अप्लाइड वेक्टर क्वांटिटी के साथ थीटा एंगल से जुड़ा होता है वो कॉस कंपोनेंट निकलता है, क्योंकि वो क्या होता है, बेस हो जाता है कंसीडर्ड ट्राइंगल का। और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो उस कंसीडर्ड ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हो जाता है, तो वो हमेशा साइन कंपोनेंट होता है। तो इन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट निकल रहे हैं उनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमेशा एक मेन फोर्स F cos थीटा होगा और दूसरा मेन फोर्स साइन थीटा होगा। कॉस थीटा वो कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट नॉट कॉस थीटा, कॉस कंपोनेंट वो होगा जिस कंपोनेंट का उस मेन फोर्स या वेक्टर क्वांटिटी से थीटा एंगल में रिलेट हो रहा है, और जो दूसरा बचता है वो साइन कंपोनेंट होगा। तो बार बार हम लोग ट्राइंगल का यूज करके इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम बस वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। हम देखेंगे कि किस कंपोनेंट के साथ थीटा एडेड है वो कॉस कंपोनेंट लिख देंगे, किस कंपोनेंट के साथ थीटा नहीं है वो ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है और उसके साथ साइन ऐड कर देंगे। तो वेक्टर साइन थीटा, वेक्टर कॉस थीटा, ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम किसी वेक्टर को बांट सकते हैं, ये आज हमने सीखा। और जब हम इस वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में बांट देते हैं, मतलब प्रोसेस को बोलते हैं रिजॉल्व कर देना। तो जब हम इस वेक्टर को उसके पार्ट्स में रिजॉल्व कर देते हैं तो देखो यहाँ पर मैंने इस मेन वेक्टर को जो अप्लाई किया था ना उसको हटा दिया, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स हमको बता रहे हैं कि असल में चल क्या रहा है। उसका कॉस कंपोनेंट, अप्लाइड फोर्स का कॉस कंपोनेंट इसे इस डायरेक्शन में खींच रहा है और अप्लाइड फोर्स का साइन कंपोनेंट सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के साथ मिलकर उसके वेट को बैलेंस कर रहा है।
तो मेन फोर्स को एक बार जब हमने रिजॉल्व कर दिया तो अब उसके कंपोनेंट्स पर फोकस करके हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो मेन फोर्स को रिजॉल्व करना एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है किसी भी मैकेनिकल न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। कंपोनेंट की फील्ड लाने के लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ इस हाइट से ड्रॉप करूँगी और आप इसके मोशन को ध्यान से देखेंगे कि कितनी तेज़ी से ये नीचे गिरता है। ग्रेविटी की वजह से गिरता है, हम सब जानते हैं। और सेम हाइट से उसको हम इस इंक्लाइंड प्लेन पर यहाँ रखेंगे और ये जब इस पर स्लिप करेगा तो सेम हाइट कवर करके इस सरफेस के अलोंग नीचे आएगा। और तब भी हम इसके मोशन को ऑब्जर्व करेंगे कि भाई अब इसके मोशन में इसकी रफ्तार कितनी है, और जब वर्टिकली नीचे गिरा सीधे तब इसकी रफ्तार कितनी है। और फिर हम एनालाइज करके ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हमारा कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब इस हाइट से हम इसको यहाँ से छोड़ते हैं और आप इसके मोशन को ध्यान से देखेंगे। तो फ्री फॉल होने पर ये काफ़ी तेज़ नीचे गिरता है। लेकिन सेम ऑब्जेक्ट को हम सेम हाइट से अगर इस प्लेन के अलोंग छोड़ें तो भी ये ग्रेविटी की वजह से ही नीचे आएगा, लेकिन इसकी रफ्तार पर ध्यान करो। तो बच्चों देखा तुमने, जब हमने ऑब्जेक्ट को वर्टिकली सीधे छोड़ा तो वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गया, जबकि जब इंक्लाइन प्लेन के अलोंग उसको मूव कराया, उसको फ्री छोड़ा, तो वो उसकी रफ्तार उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी कम थी जो उसने वर्टिकली गेन की थी। क्यों? क्योंकि जब वर्टिकली डाउनवर्ड वो फॉल कर रहा था तो पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर इफेक्टिव था, अप्लाइड था। लेकिन जब उसको हमने एक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग छोड़ा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा का पूरा अप्लाइड नहीं था इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और यही कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट है, कंपोनेंट कैलकुलेट करने का। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा लगेगा, पर जब ऑब्जेक्ट रिस्ट्रिक्टेड है कि वो प्लेन के अलोंग ही मूव कर सकता है, वर्टिकली नीचे नहीं गिर सकता है, तो सेम हाइट उसने कवर की। यहाँ से भी यहाँ तक आने में उसने सेम हाइट कवर की और यहाँ से यहाँ तक जाने में भी। लेकिन जब इस रास्ते पर चला तो देखो कि ग्रेविटी का कितना हिस्सा उसे इस डायरेक्शन में पुल कर रहा था। ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर बनाया mg, ठीक। हमने यहाँ पर लेंथ नहीं ली है, हम सिर्फ अब कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके कंपोनेंट निकालेंगे। तो ये जो हमारा वेट था वो अगर मान लो कि 20 ग्राम है, 50 ग्राम है, जो भी है, तो mg, ठीक है ना, mg का कौन सा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में इफेक्टिव है ये निकालने के लिए हमने वेक्टर से एक परपेंडिकुलर उस डायरेक्शन में डाला जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ध्यान से समझना, यहाँ एक्स और वाई डायरेक्शन नहीं है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में हमने हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक। और उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची, क्योंकि हमको एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट इसकी ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है, जानना है कि इसका एक हिस्सा यहाँ काम आ रहा है और बाकी हिस्सा क्या कर रहा है। तो इसका जो हिस्सा मोशन की डायरेक्शन में था वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये कंपोनेंट मिला। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम इसे कैलकुलेट करेंगे। और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर भी हमने इस डायरेक्शन पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो अब हमको ये जो कंपोनेंट मिला वो इस फोर्स का, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का वो पार्ट है जो इस डायरेक्शन में इफेक्टिव है। अब इस वाले कंपोनेंट को निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कैसे करेंगे वो ध्यान से समझेंगे। ये एक इंक्लाइंड प्लेन था, ठीक है, ये वो हाइट थी जो हमने दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट से कवर कराई। अब ये हाइट है, ये बेस है, और तुम देखो ये हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में थी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री एंगल, तो हमें फिर से एक ट्राइंगल मिल गया 90 डिग्री एंगल वाला। तो अब हम इस ब्लू शेडेड 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल पर फोकस करेंगे। देखो ये थीटा है, ये सी बी बी ए पर परपेंडिकुलर है,
ये थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, चलो। जो फोर्स था mg, उसका इस कंपोनेंट के साथ 90 माइनस थीटा का एंगल है, लेकिन ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री पर है, ये और ये 90 डिग्री पर है। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा। और इसलिए ये कंपोनेंट mg के साथ, क्योंकि थीटा एंगल बना रहा है, तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा हो जाएगा। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो mg sin थीटा हो जाएगा। अब अगर तुम थीटा को 30 डिग्री ले लो, तो सोचो अगर थीटा 30 है तो ये वाला कंपोनेंट mg sin 30, मतलब mg sin 30 mg/2 है। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर है ना, तो जो कंपोनेंट इस ऑब्जेक्ट को अलोंग द प्लेन पुल कर रहा है, वो कंपोनेंट पूरे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, उसका केवल आधा हिस्सा है। और इसलिए ड्यू टू फ्रिक्शन एज वेल एज ड्यू टू दिस फोर्स mg/2, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है, जो रफ्तार है, वो इस डायरेक्शन में जब वर्टिकली गिराते हैं तो पूरी mg फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन मिलता है। उस रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शन में रफ्तार काफ़ी कम है। तो किसी भी फोर्स का कंपोनेंट हम डायरेक्शन ऑफ मोशन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल सकते हैं, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो ये दोनों मिलकर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। तो ये है कंपोनेंट का मतलब। हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, बांट सकते हैं और जान सकते हैं कि उस वेक्टर क्वांटिटी का कितना पार्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इफेक्टिव हो रहा है।